तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो आज हम लोग ने बनाया रिएक्ट जेएस का छोटा सा प्रोजेक्ट काउंटर ऐप, जिससे कि आपको रिएक्ट जेएस के अंदर जो आपका यूज स्टेट हुक होता है उसके बारे में जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ में पिछले वीडियो में सिर्फ हम लोग ने रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इस वाले वीडियो में आपको रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर और कैसे उसमें फाइल्स इंपोर्ट करते हैं, क्या सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने VS कोड पे आ चुके हैं। हम लोग का डे 1 हो चुका था जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन दिया था। अब डे 2 हम लोग बनाते हैं और आज हम लोग जो है इसमें एक छोटा सा ऐप बनाने वाले हैं, जिससे कि हम लोग थोड़ा बहुत रिएक्ट समझ पाएँ। इस ऐप का नाम है आपका काउंटर ऐप। ठीक है, काउंटर ऐप हम लोग बनाने वाले हैं और रिएक्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रिएक्ट ऐप को बनाते कैसे हैं। इसमें कोई फाइल वगैरह आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती, सिंपली आपको अपना टर्मिनल ओपन करना होता है। अपना टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लो, न्यू टर्मिनल। इसके शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस बैकटिक मेरे में है, आपके में जो भी हो उससे आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आके आपको लिखना है npm, क्या लिखना होता है, npm इंस्टॉल, हम खुद भूल गए, npm इंस्टॉल npm क्रिएट वीटे @latest शायद होता है, तो भूल चुके हैं। वापस से देख लेते हैं। हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट यूजिंग वीट या वीटे, जो भी बोले। इस पर चलते हैं, गेटिंग स्टार्टेड पे ये दिखा देगा कमांड हम लोग को। क्रिएट वीट हम लोग को लिखना है। ठीक है, क्रिएट वीट @latest। बहुत दिनों से हमने रिएक्ट पे वर्क नहीं किया तो हम भूल चुके हैं यहाँ पे खुद ही। इसे पेस्ट कर दो और जिस फोल्डर में हैं, अगर इसी फोल्डर में हम लोग को इस को इंस्टॉल करना है तो फुल स्टॉप लगा देना, डॉट। तो इसी फोल्डर में अब ये इंस्टॉल होगा। अब ये पूछेगा क्या इंस्टॉल करना, क्या आपको इंस्टॉल करना है? हाँ, यही इंस्टॉल करना है। पैकेज नेम का नाम यही है? हाँ, यही है। क्या इंस्टॉल करना है? रिएक्ट यूज़ करना है। व्यू हम लोग को रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट सेलेक्ट कर लिया और जावास्क्रिप्ट। अब देखो ये हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है, मतलब ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर चीज़ें डाउनलोड होनी है, इस वजह से हम लोग लिखेंगे npm इंस्टॉल। तो इसके अंदर जितने भी पैकेजेस यहाँ पे पड़े होंगे वो ये सब डाउनलोड होके आ जाएंगे। अभी देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा, देखना भी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन के आएगा, उसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं ये वहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी डाउनलोड हो रहा है, ये देखो नोड मॉड्यूल्स आ गए। ये शुरू में नहीं आते, शुरू में आपको जब npm इंस्टॉल करते हो उसके बाद में आते हैं। और इन सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें डाउनलोड हुई हैं। यहाँ पे रिएक्ट डाउनलोड हुआ है, रिएक्ट डोम डाउनलोड हुआ है, और साथ ही साथ में ये डेव डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड हुई हैं। अब इसे रन कैसे करते हैं? रन करने का यहाँ पे कमांड होता है स्क्रिप्ट्स में। अब यहाँ पे npm रन डेव लिखोगे, npm रन डेव DEV, तो ये आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसका पाथ है, देख सकते हो ये पाथ नेम दिया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो ये ओपन हो जाएगा। लोकल होस्ट :5173 पे ये हम लोग का चल रहा है। इसमें देख सकते हो ऑलरेडी एक काउंटर ऐप दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो। अब इसका फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब इसे क्लोज करो। पैकेज.json वगैरह इन सब चीज़ें, पैकेज.json में ये दिखाता है कौन कौन सी चीज़ें आपके ऐप के अंदर हैं, वो ये सारी चीज़ें। और स्क्रिप्ट अपने ऐप को रन कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं स्टार्ट का, स्टार्ट, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अगर अब कंट्रोल पे C से जो है ये टर्मिनल बंद हो जाता है, मतलब अब ये सर्वर जो है बंद हो चुका है। कंट्रोल प्लस C से बंद होता है। देखो अब ये देखो रिलोड करो तो ये चलेगा नहीं, तो देखो अभी भी नहीं आया, चलेगा नहीं, बंद हो चुका है। अब जो जैसे हम लोग ने npm स्टार्ट पे वीटे को रन करा दिया, तो वीटे को तो npm स्टार्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट npm स्टार्ट से भी अपना लोकल होस्ट चलने लगेगा। अब देखो इसके ऊपर आपको दिख जाएगा। जब आप स्टार्ट के अंदर वो कमांड देते हो तो आपको रन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी नीचे जितने भी हैं npm रन बिल्ड रन डेव करना पड़ेगा। बाकी स्ट्रक्चर समझते हैं। अभी देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये जो फाइल्स हैं इन सब फाइल्स को आपको नहीं छेड़ना है। ये जो पब्लिक फ़ाइल है इसे आप डिलीट कर सकते हो चाहो तो।
अगर ये डिलीट कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी ये इमेजेस वगैरह शायद चली जाए। हाँ ये देखो ये वाली इमेज जा चुकी है। अभी हम लोग क्लीन करने वाले हैं। देखो एसेट्स पड़े हुए, एसेट्स भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखो ऐप डॉट सी एस एस पड़ा हुआ है, ऐप डॉट जी एक्स एक्स पड़ा हुआ है, मेन डॉट जी एस एक्स पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अपनी मेन फाइल होती है मेन डॉट जी एस एक्स, और मेन डॉट जी एस एक्स के अंदर जो है ऐप डॉट, ये जो आपका ऐप डॉट जी एस एक्स है इसे इम्पोर्ट हम लोग कर लेते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अभी इसे भी डिलीट कर देते हैं ऐप डॉट जी एस एक्स को, इसकी सी एस एस भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। मेन फाइल होती है ये एस आर सी के अंदर मेन डॉट जी एस एक्स, और इसे भी आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, बाकी हम एम्प्टी कर देते हैं। अभी अगर चलें तो वहाँ पे कुछ एरर देगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं। देखो मेन डॉट जी एस एक्स में ऐप पड़ा हुआ था, ऐप हम लोग ने डिलीट कर दिया, यहाँ से हम लोग ने इम्पोर्ट किया था। अभी अगर यहाँ पे लिखें हेलो देयर, देखना ये जो है रेंडर होना चाहिए, देख सकते हो अभी ये यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग एच टी एम एल सी एस एस में क्या करते थे, अगर एच टी एम एल में हम लोग, मान लो एच टी एम एल ये फाइल है, मान लो हम लोग ने एक डिव बनाया है, इसे इसे हम लोग ने आईडी दे दी रूट। अब इसके अंदर हम लोग को कुछ अलग से कुछ इनपुट कराना है, मतलब मान लो कुछ हम लोग को हेडर डालना है या पैराग्राफ डालना है या इमेज डालना है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कर लेते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर उसके इनर एचटीएमएल में हम लोग कुछ ना कुछ डाल देते थे। तो उसी तरीके से रिएक्ट भी करता है। अभी शुरू में पेज के ऊपर कुछ नहीं होता, शुरू में पेज के ऊपर केवल ये डिव होता है। अगर जो हम लोग ने इसके अंदर लिखा हुआ है मेन डॉट जी एस एक्स, इसे हटा दें तो अगर आप इसे स्पेक्टेट करके देखोगे तो ये देखो बॉडी के अंदर केवल एक डिव पड़ा हुआ है जिसके अंदर आईडी रूट दी हुई है। इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें पुट कराते हैं, और वो कैसे वर्क करता है वो आपके एस आर सी के अंदर जो मेन डॉट जी एस एक्स फाइल है इसके अंदर देख सकते हो। ये इनके इनबिल्ड फंक्शन है जिससे कि ये चीज़ें क्रिएट करते हैं। बाकी यहाँ पे टारगेट करने के लिए मेन जो जावास्क्रिप्ट का फीचर होता है जिससे चीज़ों को टारगेट करते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रूट को टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने यहाँ पे रूट ही दिया हुआ है, तभी ये वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे रूट की जगह कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख देते हैं, तो देखना जैसे हम लोग पहले यहाँ पे लिख रहे थे कुछ तो वहाँ पे प्रिंट हो रहा था, अभी देखना ये प्रिंट नहीं होगा। देखो अब ये प्रिंट ही नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग ने इस डिव की आईडी बदल दी, और ये जो अंदर यहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे डिव की आईडी से काम कर रहा है। इस डिव की आईडी रूट दी है, और यहाँ पे हम लोग ने कुछ भी कर दिया। अगर यहाँ पे भी हम लोग कुछ भी कर दें तो देखना अब ये रेंडर होगा, देखो होने लगा। और ये वाला ये जो ये रिएक्ट डोम क्या कर रहा है, ये क्रिएट या एक आपका रूट फाइल क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद में ये जो डॉट रेंडर मेथड है, डॉट रेंडर क्या करा रहा है, डॉट रेंडर के अंदर आप जो सा भी एचटीएमएल का एलिमेंट रखोगे वो वहाँ पे रेंडर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे h1 लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, तो अब देखना ये h1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अगर हम लोग h1 ना रखें, सिंपल सा टेक्स्ट रखें, तो देखना अब ये बोल्ड में नहीं आएगा, अब सिंपल टेक्स्ट की तरह आएगा, और इसे हम लोग को टेक्स्ट की तरह भेजना भी पड़ेगा। ये देखो अब सिंपल टेक्स्ट की तरह आ रहा है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि ये जो डॉट रेंडर है, डॉट रेंडर के अंदर आप कुछ भी रेंडर करा सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी भेज सकते हो। लेकिन अब इससे हम लोग को फ़ायदा क्या मिलेगा, अब इससे ये फ़ायदा मिलेगा डॉट रेंडर के अंदर जो है आप डायरेक्टली इस टाइप से भी रेंडर करा सकते हो, पूरा हम लोग यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आती है बात जी एस एक्स की, देख सकते हो ये जो लिखा हुआ मेन डॉट जी एस एक्स है, जी एस एक्स क्या है, जावा स्क्रिप्ट। देख लेते हैं, हम भूल गए क्या होता है जी एस एक्स। मतलब जी एस एक्स ये होता है एच टी एम एल के साथ साथ आप उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर। जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन पता नहीं कुछ होता है, जे एस एक्स सिंटेक्स एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जिसके अंदर जो है आप जावा स्क्रिप्ट और एच टी एम एल को साथ साथ में यूज़ कर सकते हो, उसे सिंपल जी एस एक्स बोलते हैं। डॉट जी एस भी नाम रख सकते हो, लेकिन आप जब वेट का यूज़ कर रहे हो तो डॉट जी एस वाली फाइल रन नहीं करेगी, तो हमेशा डॉट जी एस एक्स रखा करो। तो अभी जो है यहाँ पे रेंडर के अंदर जो हम लोग अभी कुछ भी रेंडर करा सकते हैं, जैसे h1 लिखा, अभी h1 के नीचे अगर हम लोग सोचें h2 कर दें यहाँ पे हेलो आई एम नूर, तो यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये दो चाइल्ड हैं, इन दोनों चाइल्ड को ये डायरेक्टली वहाँ पे पुट नहीं कर सकता, इनको हम लोग को एक डिफ के अंदर या एक पेरेंट के अंदर रैप करना होगा। देखो अगर हम लोग वहाँ पे वापस जाएं अपने पेज पे तो देखो यहाँ पे एरर दिखाने लगा,
यही एरर दिखा रहा है कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन अ क्लोजिंग टैग, मतलब एक पेरेंट के अंदर होना चाहिए, ये अलग अलग चाइल्ड नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे डिव बना दें, उसके अंदर रख दें, तो ये काम कर जाएगा। ये देखो, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक फालतू का पेरेंट डिव आ गया जो हम लोग को चाहिए नहीं। तो इसे फिक्स करने के लिए जावास्क्रिप्ट में इसे बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। बस ये लिख दो, बस इतना कर दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब ये रेंडर भी हो जाएगा और आपको डिव भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर रिफ़्रेश करें इसे, अरे ये देखो, अब अगर रिफ़्रेश करें तो अंदर वाला डिव गायब हो चुका है, केवल वही जो कुछ नहीं कुछ भी वाला हम लोग ने डिव बनाया था, जो शुरू में जिसकी आईडी होती है, कि शुरू में क्या आईडी थी इसकी, पूरा इरेज कर देते हैं। शुरू में जिसकी आईडी रूट थी, उसे हम लोग ने बदल लिया था सिर्फ समझाने के लिए। अब जो रिएक्ट का असली पोटेंशियल है वो हम दिखाएंगे कैसे वर्क करता है। तो मान लो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, मान लो हेडर दिखाना है, फुटर दिखाना है, बीच में सेक्शन दिखाना है, तो वो इसी फाइल में लिखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम लोग जो है एक अलग फोल्डर क्रिएट करेंगे SRC के अंदर। इसके अंदर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर होता ही है, मतलब सारे डेवलपर जितने भी डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में है तो वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इस वजह से हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, लेकिन यही प्रिफर्ड है ऐसे बना। देखो, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट होती है, कैनवा पे चलते हैं हम लोग, अरे वो क्या बोलते हैं उसे, एक्सकेली ड्रॉ के ऊपर। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर देखो यहाँ पे आपका नेविगेशन बार हो सकता है, नेविगेशन बार में छोटे छोटे बटन्स हो सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक सेक्शन हो सकता है, और फिर यहाँ पे नीचे एक आपका हो सकता है फुटर। तो इन सबको हम लोग कंपोनेंट मान लेंगे, एक ये आपका फुटर कंपोनेंट हो गया, एक सेक्शन कंपोनेंट हो गया, ये बटन्स कंपोनेंट हो गया। तो ये सब हम लोग बना सकते हैं। अभी के लिए हम लोग ये कंपोनेंट बनाते हैं बटन का, और इसे जो कंपोनेंट का नाम रखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में रखते हैं, बटन डॉट जी एस एक्स हम लोग मान लेते। तो बटन डॉट जी एस एक्स मान लिया। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर आपको फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन के अंदर हम लोग अपना HTML का कोड रिटर्न करते हैं, और उस फंक्शन की खासियत क्या होती है, उस फंक्शन के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग बटन बना लेते हैं। पहले हम लोग ऐसे करके फंक्शन लिखेंगे, बाकी हम अभी हम लोग रुको, ज़्यादा बोल रहे हैं। एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम लोग लिखते हैं बटन, ठीक है, और ऐसे करके, और हम लोग को रिटर्न करना होता है। इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आप पूरा अपना HTML लिख सकते हो। और हम लोग रिटर्न क्या करने वाले हैं, सिंपल बटन रिटर्न करने वाले हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक हेयर, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने बटन बना लिया। अब इस बटन को हम लोग को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, मतलब अगर इस बटन को हम लोग कहीं और पे यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग को इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन, ठीक है। अब ये बटन एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अब इस बटन को जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब दूसरी फाइल बनी हुई है, अब यहाँ पे हम लोग बटन को इंपोर्ट कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट बटन, ये देखो यहाँ पे अब बटन आ जाएगा। अगर अगर हम लोग यहाँ पे बटन लिखें कैपिटल B, और ये बटन जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। ये बटन जो हम लोग ने फंक्शन वहाँ से पास करा था, उसे आप यहाँ पे एक टैग की तरह यूज़ कर सकते हो, एक एलिमेंट टैग की तरह। अब देखना, अगर हम लोग वापस से चलें तो देखना यहाँ पे बटन आ चुका होगा, ये देखो। और अगर हम लोग चाहे 50 बटन लगाओ तो देखो हम लोग 50 बटन लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, देखो अब कितने बटन आ जाएंगे, ये देखो कितने बटन आ गए। बाकी ये सही तरीका नहीं है। अगर हम लोग को बहुत सारे बटन चाहिए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करा, और क्या करें हम लोग, अगर आपको मैप फंक्शन आता हो तो हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पहले मान लेते हैं लेट माई बटन्स इक्वल्स टू, हम लोग एक एरे बना रहे हैं सिर्फ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माई बटन्स डॉट
मैप कर देंगे और यहाँ से बटन मिल जाएगी हम लोग को सिंपल, एक बटन मिल गई और उस बटन को हम लोग को यहाँ पे रेंडर करा देना है। अब यहाँ पे ये 5 बार चलेगा, इस बटन की हम लोग को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये वाली बटन अब 5 बार वहाँ पे शो कर जाएगी। देखो है 5 बार, यहाँ पे 5 हम लोग ने बनाया था। बाकी ये जावास्क्रिप्ट इस टाइप से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ये वाले ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। बाकी हम लोग जो ऐप बनाने वाले हैं, तो आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के उन्हें एक ही फाइल में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग का कोड मॉड्यूलर हो जाता है और आसानी से हम लोग चीज़ें बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग ने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा था। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब हुआ? डिफ़ॉल्ट का मतलब हुआ इस फाइल में अभी एक ही कंपोनेंट है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हुआ, अभी जो हम लोग यहाँ पे फाइल का यूज़ कर रहे हैं, ये देखो इम्पोर्ट डायरेक्ट बटन लिख रहे हैं। इम्पोर्ट बटन लिखने से यहाँ पे बटन आ गया और इस बटन का हम लोग यूज़ भी कर पा रहे हैं। अभी हम वापस से बटन यहाँ पे डाल लेते हैं। अरे बट नहीं बी, अरे यार BUTTON, और ये देखो डायरेक्ट बटन हम लोग का आ गया। और देखो इस जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वाले का यहाँ पे हम लोग नाम बदल भी सकते हैं। यहाँ पे लिख दो, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ भी आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो देखना सेम वही काम करेगा। देखो है, फिर भी बटन आ रहा है, बल्कि हम लोग ने नाम बदल दिया। यहाँ पे नाम तो हम लोग ने कुछ और लिखा था, बटन पास किया था, लेकिन वो कुछ नहीं मैटर करता। अगर आप उसका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वाला आप डायरेक्टली यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। इस टाइप से देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, काम लोग ने रिसीव करा, ये बटन रिसीव हुआ यहाँ से। और यहाँ पे आप नेम चेंज भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट अगर डिफ़ॉल्ट करा है। अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करा है तो पहली बात आप इस तरीके से रिसीव ही नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा है, यहाँ पे खाली एक्सपोर्ट बटन कर देते हैं। एक्सपोर्ट बटन ऐसे नहीं होगा, ऐसे करके होगा। इसे हम लोग को ऑब्जेक्ट में भेजना होता है, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग इसे रिसीव करेंगे बटन को, तो इसे हम लोग को ऑब्जेक्ट के अंदर से ही रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी अब नहीं लिख सकते, बटन ही लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगी। बस ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गेम है, हम लोग सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हैं। तो अपनी हम लोग ऐप बना लेते हैं। ऐप हम लोग क्या बनाने वाले हैं, काउंटर ऐप बनाने वाले हैं। काउंटर ऐप कैसे होने वाली है, सिंपल, ये आपका एक काउंटर है, इसके अंदर यहाँ पे नंबर शो होगा और यहाँ पे 2 बटन्स हो जाएंगी, एक इंक्रीमेंट की और एक डिक्रीमेंट की। मान लो प्लस और माइनस की बटन हो गई। बस इतना ही होने वाला है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे नंबर घट जाएगा। तो इसे ही बना लेते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं पास करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसके अंदर हम लोग SRC के अंदर हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं, app.js, ठीक है। app.js बना लिया। और बाकी जो हम लोग बार बार ऐसे करके, शुरू में तो यही करना पड़ेगा। देखो फंक्शन बनाया, जो फाइल का नाम होता है वही फंक्शन का नाम रखना पड़ता है, ऐप। और यहाँ पे रिटर्न के अंदर आपको पूरा HTML रिटर्न करना होता है। अपना कुछ खास ऐप नहीं है तो हम लोग इसी के अंदर बना लेंगे। हम लोग को क्या करना है, एक कार्ड बनाना है, तो कार्ड के लिए हम लोग उसे सेक्शन में डाल देंगे। सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। उसके अंदर अब 2 बटन्स होने वाली हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं बटन, BUTT, अरे यार वो पूरा टैग लिखना पड़ता है, बटन, ठीक है। ये प्लस वाली हो गई, बीच में यहाँ पे आपका नंबर शो हो जाएगा। इसे हम लोग मान लेते हैं स्पैन, मांग लेते हैं स्पैन टैग, स्पैन टैग। शुरू में ये 0 होने वाला है और वापस से हम लोग एक बटन बनाते हैं और ये कुछ इस टाइप से। और अब हम लोग को इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी तो करना होता है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे और यहाँ से ऐप, ठीक है।
इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम लोग को अगर अपने पेज पे इसे शो कराना है तो मेन डॉट जेएस में से रेंडर कराना होगा। तो एक ही फाइल हम लोग रेंडर करा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, पहले इसे ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे होगा, सिंपली लिखो इंपोर्ट, यहाँ पे ऐप, और ये हो जाएगा। ये ऐप कहाँ पे है, ये ऐप इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो डॉट स्लैश लिखने के से जो इस फोल्डर में फाइल पड़ी होगी वो आ जाएगी। बाकी डॉट स्लैश नहीं भी लिखोगे तब भी आ जाएगी, क्योंकि इसी फोल्डर में पड़ी हुई है। या नहीं आएगी, देखते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या रेंडर कर रहा है। तो हम ये ऐप रेंडर कर रहे हैं, तो ये देखो ऐप ऐसे करके नहीं आएगी, आपको सही में देखना देना पड़ेगा पाथ नेम यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, फाइल का पूरा नाम देना पड़ेगा .jsx। अभी क्या दिक्कत कर रहा है, फेल्ड टू इम्पोर्ट app.jsx। अच्छा, हम लोग ने app.js बनाया है और इम्पोर्ट हम लोग करा रहे हैं jsx, तो यहाँ पे यही दिक्कत हो गया। अगर js करें तो देखो यहाँ पे हम एरर देगा। अगर आपने रिएक्ट से ऐप बनाई होती तो ये एरर नहीं देता, जो ऑफिशियल तरीका है क्रिएट रिएक्ट ऐप से, लेकिन उससे साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसे हम लोग इसका फाइल का नेम चेंज कर देते हैं सिंपली, यहाँ से जीएस नहीं जीएसएक्स कर देते हैं, सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अभी ये कुछ शो क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं। मेन डॉट जेएस में ये रहा। अभी ऐप के अंदर कुछ है क्या, हाँ बड़ा तो हुआ है, ये रेंडर क्यों नहीं कर रहा। हम खुद यहाँ पे एक H1 ऐड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। शायद वहाँ पे हम लोग को इसका एक्सटेंशन नेम नहीं लिखना है, इसे हटा। तो यहाँ पे हम लोग वही मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐप पास कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग को ऐप नहीं पास करना है, यहाँ पे इसे एक एलिमेंट टैग की तरह पास करना है। फंक्शन को एलिमेंट टैग की तरह पास करना है। तो जैसे हम लोग इसे पास करेंगे तो देख सकते हो ये ऐप हम लोग का आ चुका है, ठीक है। बाकी ये भद्दा सा दिख रहा है, हमने यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड भी ऐड करा था, इसे हटा देते हैं। भद्दा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें CSS कोई नहीं लगी हुई है। तो हम लोग एक CSS फाइल इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं app.css। app.css रख देते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्लास देते हैं इसे, और यहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ता है, यहाँ पे केवल क्लास नहीं लिख सकते, तो क्लास नेम देना पड़ेगा। और एन का जो है कैपिटल एन होता है क्लास नेम में। जैसे हम लोग देते हैं इसे क्लास देते हैं मेन, ठीक है। मेन क्लास दी, और यहाँ पे डॉट मेन लिखते हैं, और मेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन जो है कंटेनर है, इसे हम लोग कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे कि सारा चीज़ें बीच में आ जाएंगी। तो इसे अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, देख सकते हो इसमें अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे ये अभी हम लोग ने लिख दिया, लेकिन इतने से काम होगा नहीं, लेकिन हो गया काम। अच्छा, फोल्डर स्ट्रक्चर के पे भी डिपेंड करता है। ये देख सकते हो हम लोग का फाइल जो है सेम जहाँ पे मेन डॉट JSX है वहीं पे लिखा हुआ है, इस वजह से ये काम कर रहा है। अगर ये वाला फाइल उठा के हम लोग कंपोनेंट्स में डाल दें, देखो मूव कर दिया, अब देखना ये काम नहीं करेगा। अरे अभी भी काम कर रहा है, ये क्या है। अरे app.css के अंदर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, हम लोग ने index.css के अंदर सब लिख दिया था, ये दिक्कत है।
इंडेक्स डॉट सी एस एस की जो जितनी भी सी एस एस होगी वो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसके चाइल्ड फोल्डर्स के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर इंडेक्स डॉट सी एस एस को अंदर वाले फोल्डर में कर दें तो अब देखना ये सी एस एस अप्लाई नहीं होगी। क्या हुआ, कहाँ चला गया? अरे लोडिंग में बहुत टाइम ले रहा है यार, दूसरी जगह ओपन करते हैं। अभी ये शायद कुछ एरर दे रहा है। यहाँ पे देखें, ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ने इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल को यूज़ किया होगा, जैसे कि यहाँ पे, और इसे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस फाइल की लोकेशन बदल चुकी है, इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। हम लोग यहाँ से इसे इंपोर्ट ही ना करें तो वो एरर गायब हो जाएगा। ये देखो अब ये सी एस एस लग ही नहीं रही कहीं पे। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हम लोग ने सी एस एस फाइल को अपनी जो मेन फाइल है, अपनी मेन फाइल कौन सी है? मेन फाइल है मेन जी एस एक्स, मेन डॉट जी एस एक्स। इसी के अंदर सारी फाइल्स हम लोग ऐड करते हैं। मतलब मान लो ये आपका बॉडी टैग है, और जितनी भी फाइल्स उसके अंदर आप जोड़ोगे, वो जैसे कि इसके अंदर जुड़ी हुई है ऐप डॉट जी एस, उसके अंदर और भी फाइल जोड़ सकते हो। तो इसके अंदर जो भी आप सी एस एस फाइल ऐड करोगे, तो वो सी एस एस आप किसी भी कंपोनेंट में आगे चल के जो भी उसके अंदर होने वाली हैं चीज़ें, तो उसकी वो सी एस एस सब में लग सकती है। लेकिन हम लोग सी एस एस हर चीज़ की सेपरेट रखते हैं, इस वजह से हम लोग ने इसके लिए एक ऐप डॉट सी एस एस बना लिया। ठीक है, अपने ऐप के लिए ऐप डॉट सी एस एस बना लिया। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डॉट मेन, जो हम लोग ने अभी सेक्शन को क्लास नेम दिया था, और यहाँ से हम लोग बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अभी देखना, अभी ये लगेगा नहीं। इस सी एस एस को हम लोग को अपनी जो ऐप डॉट जी एस एक्स है इसके अंदर इंपोर्ट करना होगा, तब ये काम करेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट लिखो इंपोर्ट, और इसी फोल्डर के अंदर है तो डॉट स्लैश और ऐप डॉट सी एस एस लिख दो। अब ये इंपोर्ट हो चुका है, अब देखो ये काम करेगा। तो जितनी भी फाइल्स बनाओ उसकी अलग अलग सी एस एस रखा करो, और सबकी अलग अलग इंपोर्ट करा करो, जिससे कि कोड आपका, मतलब ऐसा ना हो कि ये वाली सी एस एस अगली वाली दूसरे फोल्डर में लग जाए। जैसे आपने एक जगह बटन बनाया, दूसरी जगह अलग टाइप का बटन बनाया, लेकिन सी एस एस वो ओवरलैप करने लगे, जिससे कि आपका सब बेकार हो जाए। बाकी हम लोग चाहिए ये बिल्कुल बीच में आए। बिल्कुल बीच में कैसे आएगा? हम लोग उस सी एस एस पे जाएंगे, उससे बोलेंगे सबसे पहले हाइट ले लो 100 BH, और हाइट 100 BH दे दिया हम लोग ने, और बोलो अलाइन आइटम सेंटर। तब ये जो है सेंटर में आना चाहिए। देखो सेंटर में आ चुका है। बाकी यहाँ पे स्क्रॉल होने लगा, मतलब कि पूरे पेज में कहीं ना कहीं मार्जिन होगा। तो हम लोग पूरे पेज का मार्जिन और पैडिंग हटा देंगे। मार्जिन 0 कर दो। ठीक है, अब ये देखो कुछ इस टाइप से आ चुका है। बस केवल बटन्स को हम लोग को सही करना है। दोनों प्लस की बटन आ रही, ये प्लस कर लेते हैं, इससे हम लोग माइनस कर लेते हैं। बटन को सही कर लेते हैं। मेन के अंदर जो बटन पड़ी हुई है, डॉट मेन के अंदर जो बटन पड़ी हुई है, उससे हम लोग बोल देंगे पैडिंग ले लो, टॉप से 1 REM, लेफ्ट राइट से 2 REM। ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बड़े ही रहने दो। जो मेन के अंदर स्पैन टैग पड़ा हुआ है, इससे बोल दो फॉन्ट साइज 3 REM, और यहाँ से पैडिंग दे दो 2 REM। ठीक है, अब ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब इनके नंबर्स पे जब हम लोग क्लिक करें तो नंबर चेंज होना चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता था? जावा स्क्रिप्ट में हम लोग इन बटन्स के ऊपर इवेंट लिसनर लगा देते। सेम इसमें भी इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। जैसे ये वाला बटन है, इसके ऊपर जब क्लिक हो तब क्या हो, इसके ऊपर क्लिक हो तब क्या हो। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट लिसनर लगा देते हैं। ऑन क्लिक, देखो ऑन क्लिक लिखते हैं, यहाँ पे आ गया। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए? तो उस फंक्शन का नाम यहाँ पे रख देना है, और इस वाले पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखना होगा।
ठीक है। तो इसके लिए दो फंक्शन हम लोग को बनाने होंगे, एक तो ऐड करने वाला काउंटर, ऐड काउंटर, और एक सब्ट्रैक्ट काउंटर। ठीक है, एक जोड़ेगा और एक घटाएगा। तो हम लोग पहले फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं काउंटर ऐड, लिख देते हैं ऐड इन काउंटर। ठीक है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। काउंटर के अंदर ये फंक्शन ऐड करेगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इनकाउंटर। ठीक है, ऐड वाला भी हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला भी हो गया। अब इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर देंगे। यहाँ पे ऐड इनकाउंटर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इनकाउंटर। बाकी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अभी के लिए कंसोल लॉग कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग, और सेम यहाँ पे लिख देते हैं, अरे यार, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अभी देखते हैं क्या दिख रहा है हम लोग को कंसोल में। ये देखो लोग क्या आ रहा है, एडिंग, और यहाँ पे माइनस करो तो सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। ये सब एरर सारे, इनके ऊपर ध्यान मत दो, पता नहीं क्या क्या एरर सारे ऐसे। ठीक है, देखो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मतलब ये फंक्शन काम कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है ये, इस नंबर को हम लोग को चेंज करना होगा जब भी क्लिक हो। तो ये नंबर जो है हम लोग ने ऐसे ही लिख दिया, ये मतलब स्टैटिक वैल्यू है, लेकिन इसकी जगह हम लोग को नंबर रखना है जो हम लोग बार बार चेंज कर पाएँ। तो इस नंबर को जो है हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। अभी मान लेते हैं लेट काउंटर नंबर, काउंटर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट काउंटर रख देंगे। और ऐसे हम लोग डायरेक्ट काउंटर नहीं लिख सकते, हमने पहले बताया था जावास्क्रिप्ट की जितना भी काम होता है, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, इन जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इन ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। अब अगर देखो तो वहाँ पे 0 दिख रहा होगा। अगर अब यहाँ पे काउंटर हम लोग 5 कर दें तो ये देखो काउंटर 5 हो गया। तो इस काउंटर को हम लोग को अपडेट करना है। ठीक है, अभी एडिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये काउंटर हम लोग ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे काउंटर प्लस प्लस, और यहाँ पे काउंटर माइनस माइनस। देखते हैं ये काम कर रहा है क्या। ये देखो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लोग कंसोल लॉग कराएं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग काउंटर, तो देखना काउंटर में जो है, यहाँ कंसोल में काउंटर की वैल्यू यहाँ पे कंसोल लॉग कहाँ पे कराया हम लोग, सॉरी यहाँ पे नहीं कराया। जब भी हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब हम लोग को कंसोल लॉग कराना है। जब भी हम लोग क्लिक करेंगे काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, तब हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करा रहे हैं। देखो ये देखो 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, लेकिन यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रही। देखो ये 3 हुई, 4 हुई, लेकिन यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रही। तो जो भी वैल्यूज़ होती हैं जिनके अंदर हम लोग कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम लोग ऐसे, जैसे हम लोग पुराना जावास्क्रिप्ट का तरीका होता था उस तरीके से यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर किसी भी चीज़ की हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे शुरू में ये 5 है, अगर हम लोग इस बटन पे क्लिक करें तो इसकी स्टेट ही तो चेंज हो रही है, 5 की जगह 6 हो जाएगा। ये बटन है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से कुछ टेक्स्ट चेंज हो जाए या नाइट मोड लग जाए, तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ का स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम लोग की हेल्प के लिए बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग हुक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हुक यूज़ होने वाला है जिसका नाम है यूज़ स्टेट। तो उस यूज़ स्टेट हुक के अंदर जो है आप पूरे जितने भी स्टेट
चेंज करते हैं ना चीज़ों का स्टेट, जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये इसका स्टेट ही चेंज हो रहा है, तो उसके लिए यूज़ स्टेट हुक के अंदर इसको हम लोग को स्टोर कराना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने काउंटर के अंदर स्टोर कराया था, तो अभी हम लोग काउंटर के अंदर नहीं स्टोर कराएंगे, हम लोग इसे स्टोर कराएंगे यूज़ स्टेट के अंदर। और ये काम कैसे करता है, देखो एक वेरिएबल बनाओ लेट, और ये एरे टाइप का, ये हमने नहीं बनाया। और ये कैसे क्या होता है, ये सब जावा, ये सब रिएक्ट का खुद का लिखा हुआ कोड है, आपको बस सिंटैक्स समझना है कैसे वर्क करता है, मतलब क्या लिखने से क्या होता है। यहाँ पे आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे काउंटर है, और एक और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग रख सकते हैं सेट काउंटर। सेट इस वजह से रखते हैं क्योंकि इस फंक्शन से हम लोग काउंटर की वैल्यू आगे चल के अपडेट करा सकते हैं। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, सेट काउंटर रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सेट काउंटर ही रखो, इंडस्ट्री लेवल पे यही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल था उसके आगे बस सेट लगा दो और सी कैपिटल कर दो, कैमल केसिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा यूज़ स्टेट, और ये कॉमल, ये ब्रैकेट लगाने, और जैसे हमने एंटर दबाया ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। ये ऑटोमेटिक कैसे इंपोर्ट हुआ, मेरे में एक्सटेंशन पड़े हुए हैं, देखो कौन सा है ये, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स, ये आप इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन, इससे ये सारे काम हो जाते हैं। और ये फाइल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। यूज स्टेट कहाँ से आता है, आपके रिएक्ट से आता है, और ये देखो इस टाइप से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर हम ऐसे वापस करके दें तो ये कुछ ऐसे आता है, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है मेरे में। और शुरू में जो वैल्यू हम लोग को काउंटर में स्टोर करानी थी वो वैल्यू यहाँ पे आपको रख देनी है, शुरू में 0 आनी चाहिए तो 0 कर दिया। ठीक है, अभी देखो 0 दिख रही है। अब ये काउंटर प्लस प्लस करेंगे तब भी यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा। अब अगर हम लोग को यहाँ पे स्टेट अपडेट करानी है तो अपडेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट काउंटर के अंदर हम लोग को वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। सेट काउंटर के अंदर आप लिख सकते हो काउंटर +1, और इसी तरीके से नीचे वाले में भी कर सकते हो, नीचे वाले में काउंटर -1 कर देंगे। तो देखो अब ये देखो काम करने लगा। ठीक है, तो सेट काउंटर के अंदर जो है काउंटर की जो भी वैल्यू आप स्टेट में पास करोगे वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन इन फ्यूचर आपको कभी भी इसकी वैल्यू अगर अपडेट करनी है तो उसके लिए ये सेटर फंक्शन होता है, इसे सेटर फंक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो। जैसे इसके अंदर हम लोगों ने क्या बोला, इसके अंदर पुराने वाले काउंटर के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दो, और इसमें पुराने वाले काउंटर के अंदर एक वैल्यू रिमूव कर दो। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग ने अपना काउंटर ऐप बना लिया। बाकी अगर चाहो तो इसमें काउंटर लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें कॉल बैक फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। कॉल बैक फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये ऐसा करके लिखा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो यहाँ पे मिल जाएगी, और हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू के साथ में +1 कर देना है, और इसमें यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी, और उसके साथ में हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू मिल गई, हम लोग को प्रीवियस वैल्यू से 1 घटा देना है। ठीक है, अब ये देखो रिलोड करो, प्रीवियस वैल्यू से घट गया, बढ़ गया। तो कुछ इस टाइप से हम लोग का काउंटर ऐप बन चुका है। बाकी आई होप आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ रिएक्ट का स्ट्रक्चर समझा होगा, और यूज़ स्टेट हुक के बारे में समझा होगा। यूज़ स्टेट हुक स्टेट मैनेजमेंट के लिए, जब भी कुछ हम लोग एलिमेंट को अपडेट कराते हैं क्लिक होने पे इवेंट्स पे, तो वो यूज़ स्टेट हुक से कराते हैं। यूज़ स्टेट हुक के अंदर हम लोग वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, और वो अपडेट जो हम लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखता भी है। अगर बाय जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे, अगर उस तरीके से करोगे तो वो जो अपडेट है वो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा नहीं। अगर स्क्रीन के ऊपर शो कराना है तो आपको यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा। तो कल हम लोग इसी का यूज़ करके एक और कोई सी वेबसाइट बनाएंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आई होप आज के इस वीडियो से आपने रिएक्ट जेएस का स्ट्रक्चर समझा होगा, और कैसे हम लोग इसमें CSS वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ स्टेट हुक के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो। इसका जो गिटहब की रिपोजिटरी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो, क्योंकि इसमें हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे।
बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए Sapakara, Sarakapar, Sabarakara, Sarakap, whatever.